नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेकंड पोर्शन। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी करा चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। यहाँ से देखिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसा बोला गया कि व्हेन light ray goes from one medium to another medium, then light is bent from its original path at the surface of boundary, then this phenomena called रिफ्रैक्शन। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो मीडियम हैं, एक मान लेते हैं मीडियम 1 एंड दूसरा मान लेते हैं मीडियम 2। इसमें अगेन ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। और लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो ये सबसे पहले क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा आई। हम लोग इसको बाद में लिखेंगे। तो ये लाइट जो है वो बेंड कर जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जाना चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा वो बेंड कर जाता है। बेंड ये इस तरीक़ा से बेंड कर जाता है, जाना चाहिए था इधर लेकिन बेंड इधर कर गया। इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो है डेविएट कर रहा है ये फिनोमिना, देखिए बाउंड्री पर हो रहा है। कहाँ पे, सरफेस एट द बाउंड्री वाला पोजीशन पे हो रहा है, लाइट बेंड कर जा रहा है। तो इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल आई को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनता है, तो इंसिडेंस एंगल और यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये मुड़ता क्यों है, ये मुड़ता क्यों है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, मतलब स्पीड में भी चेंजिंग आता है। हम आपको बता दें इसका रिलेशन एक बताए थे, v1 λ1 f1, और यहाँ पर अगर देखें v2 λ2 और यहाँ पर f2। तो यहाँ पर रिलेशन आपको हम बताए थे क्या कि v1 बटा v2 होता है। जब हम स्टार्ट किए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई λ2 होता है। अब यहाँ से एक और टर्म डिफाइन हुआ है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो आपको इस टर्म को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। तो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर करते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज़ को समझें। कौन सा टर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही प्यारा शब्द है, देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को समझना पड़ता है ना। बहुत शानदार तरीका से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होता है, एयर में होता है। लेकिन हम जैसे ही उस लाइट को अगर हम किसी मीडियम में डालते हैं तो उसमें स्पीड जो हो जाएगा वो बदल जाएगा, और वो कितना होगा, μ0 μr मीडियम के लिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मीडियम के लिए।
तो इस चीज़ को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब बताइए कि ये कितना बन गया सी, और बटा में कितना हो गया रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब आप देखिए ध्यान से कि इसका वेलोसिटी पहले सी था, लेकिन क्या अब घट गया एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गया? किस फैक्टर से घटा? तो रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर, इस फैक्टर से घटा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जिस फैक्टर से स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम के लिए ही डिफाइन होता है, जिसको डिनोट किया जाता है या तो एन से या तो डिनोट किया जाता है म्यू से। एन से या तो डिनोट किया जाता है म्यू से। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आप रिलेशन लिखेंगे v1 बाई v2 तो यहाँ पर आ जाएगा μ2 बटा μ1, और लैम्डा 1 के साथ देखिएगा तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, क्योंकि वेलोसिटी और लैम्डा में डायरेक्टली होता है लेकिन वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्सली होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल ली। मतलब इस रिलेशन से भी कई बार सवाल पूछ चुका है, जेईई मेन हो चाहे नीट हो, ये दोनों में ही पूछा है इससे रिलेट करके। बाकी जेईई एडवांस में म्यू का एक वेरिएशन करके पूछा गया है, वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे कि किस तरीका से जेईई एडवांस में पूछा गया है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सोच है कि किस तरीका से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को डिफाइन करते हैं। तो एक बार इसको पॉज करिए और इसमें कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए आइए, जैसे अगर आपको सिर्फ म्यू दिया हो या एन दिया हो तो ये क्या होता है इसका समझाते हैं। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, या तो आप एयर ले लीजिए या तो आप वैक्यूम ले लीजिए, इस तरीका से दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे दिया हो म्यू 1,2 या फिर n 1,2 तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखिए ये पहले जो रहता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है किसके रिस्पेक्ट में, जो बाद होता है। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, μ1,2 को तो μ1 ऊपर लिखेंगे और μ2 नीचे लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो एयर के लिए या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें वैक्यूम के लिए, ये होता है 1, या फिर अगर आप ग्लास के लिए लेते हैं, ग्लास के लिए तो आपका होता है 3/2, या फिर आप वाटर के लिए लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखना है, 4/3 होता है, 4/3 होता है। तो आप यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ पार्ट जो हमको लगभग जनरली यूज होता है, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि बताइए म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप कैसे लिखिएगा, म्यू ग्लास बटा म्यू वाटर। अब बताइए ग्लास का कितना है 3/2 और वाटर का 4/3 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9/8 हो जाएगा आपका ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो ये लिखने का तरीका है कि कभी भी ऐसा दिया हो तो ये मीडियम डिफाइन होगा किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, या WG रहता तो वाटर का रहता ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीका से हम लोग इस तरह का जब रिलेटिव करके आता है तो इस तरीका से हम लोग रिलेट करते हैं। तो आई होप कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इससे रिलेट करके और भी सवाल जैसे जैसे आता है उस पर हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर डिफाइन होता है रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम और क्या डिफाइन होता है, डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम और क्या होता है, डेंसर मीडियम। यहाँ पर और क्या होता है, डेंसर मीडियम।
तो हम आपको बता दें इसका पार्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होता, ये एक रिलेटिव टर्म है। आप किसी भी पार्टिकुलर मीडियम को हमेशा रेयर नहीं बोल सकते या फिर डेंसर नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, वेलोसिटी किस में ज़्यादा है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर मान लिया जाए ये मीडियम 1 है, तरीका देखिए, और ये मीडियम 2 है, आपका ये नॉर्मल लाइन है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल लाइन। बोला गया कि ये आपका कौन सा लाइन है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है। तो बोला गया कि अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुआ और आप आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए जाना चाहिए था इधर, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट चली गई, अगर इंसिडेंस हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहने का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए लाइट रे जा रही है इधर, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ अगर मुड़ जाता है, देखिए लाइट रे अगर जा रही है इधर, लेकिन अगर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो इसका मतलब समझिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर जा रहा है, तो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि ये वाला डेंसर मीडियम है और ये वाला कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है। सिंपल सा, ये आपका कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, और ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लेकिन फिर से बता रहे हैं, ये कब होगा? जब आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और दूसरा मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, तो जिसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा वो मीडियम डेंसर मीडियम होगा। तो ये रियलिटी में क्या बच्चा रट लेता है कि रेरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं, हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी लाइट से डिफाइन करेंगे, भले ही बाद में रट लेंगे याद रखने के लिए कि रेरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। कोई भी लाइट रे रेरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं इस तरीक़ा से कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मीडियम आपका 1 है और ये मीडियम आपका 2 है और ये नॉर्मल लाइन है और लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ, अब जाना चाहिए था उसको इधर। तो वो बोला कि अगर ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब देखिए जाना चाहिए था इधर, उसके वो साइड राइट साइड चला गया, जाना चाहिए था उसके राइट साइड चला गया, मतलब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं कि जो जाना चाहिए था उसके राइट साइड अगर चला गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन यहाँ पर बोल सकते हैं, वे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में ये वाला कौन सा मीडियम होगा, रेरर मीडियम होगा, और इस केस में ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो हम यहाँ से फिर उल्टा रखते हैं, रियलिटी में लाइट से डिफाइन किया गया है रेरर और डेंसर, बट हम लोग उल्टा रखते हैं क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में पहले यही दिया रहता। तो हम ऐसा रखते हैं कि डेंसर से जब रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस इतना याद रखना है कि रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे कहानी इससे रिलेट करके। चलिए देखिए, मान लिया जाए आपको क्या बोला गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझें। जैसे मान लिया जाए नॉर्मल लाइन है और लाइट आई टुवर्ड्स द नॉर्मल ही गया, चाहे जैसे भी जाए, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्टेड है, एंगल जो है ऑफ रिफ्रैक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें एंगल ऑफ ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पर जो लॉ जो फर्स्ट लॉ है यहाँ पर पहला, तो एंगल यहाँ पर बोला गया कि इंसिडेंस ला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे या लाइन, एंड रिफ्रैक्टेड ray lies in
अ सेम प्लेन, ये 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाइज करता है। एक ही प्लेन का मतलब ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं कि ये प्लेन पर ही लाइज करेगा। ऐसे नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे बाहर चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, नहीं, इसी अगर इंसिडेंस रे इसी प्लेन पर है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पर और ये नॉर्मल लाइन भी इसी प्लेन पर होगा, ये नॉर्मल लाइन भी इसी प्लेन पर होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो है उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोले हैं कि आप कोई भी पार्टिकुलर पेयर ऑफ फिक्स मीडियम रख दीजिए, ये मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो ये साइन आई बाई साइन आर आप अभी निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए, मीडियम सेम रखिए, अब आई बदल दीजिए तो उसके करस्पॉन्डिंग आर आएगा, तो उसका फिर से रेशियो निकाला गया। तो ऐसा देखा गया कि जब मीडियम हम फिक्स रख रहे हैं, फिक्स पेयर ऑफ मीडियम में आपका साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है एट फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम। फिक्स पेयर ऑफ मीडियम में साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट था। अच्छा, तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट था, तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या देखा गया यहां पर कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहां पर n1 लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर n2 लेते हैं, तो यहां पर एक चीज और देखा गया क्या कि यहां पर जो है वो n2 बटा n1 के ही बराबर आ रहा था ये कांस्टेंट वैल्यू। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसी n2 बटा n1 के बराबर ही आ रहा था। देखिए ध्यान से, साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट आया एट फिक्स पेयर ऑफ मीडियम का फिक्स पेयर पे। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करें, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिफ्रैक्टेड रे आएगा और रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा वो हमेशा साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट हो रहा था। और उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर चेक किया गया क्या कि जब हम n2 बटा n1 का रेशियो निकालें तो हर बार कांस्टेंट के बराबर ही आता। तो यहां पर पाया गया कि यहां से हमारा स्नेल्स लॉ निकला। स्नेल्स अगर देखेगा तो क्या निकलेगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। यहां से देख सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो आपके पास एक रेशियो का एक बंडल आ गया। देखिए क्या क्या आप v1 के साथ अगर रिलेट करते हैं तो v1 बाई v2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 एंड n2 बाई n1, और यहां से देखिए साइन आई बाई क्या आ जाएगा, साइन आर। तो ढेर सारा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हो सकता है आपको वेलोसिटी दोनों मीडियम में दे, आई दे और आर पूछ दे, हो सकता है ये दोनों दे ये दे और ये पूछ ले, कुछ भी इसमें से कुछ करके आपको पूछ सकता है जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आपको जाएगा। तो ये दो लॉ है, एक आपका लॉ तो पहले जैसा ही है, दूसरा लॉ बदल गया। इसमें रिफ्लेक्शन में होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं सेम होता था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड हो रहा है तो सेम नहीं होता है। यहाँ पर एक नया लॉ डिफाइन होता है स्नेल्स लॉ, जिसको हम इस तरीका से कुछ डिफाइन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का कहानी। इसको पॉज करके लिखते जाइए सब। अच्छा, इसी में अगर आपको वेक्टर फॉर्म दे है ना, वेक्टर फॉर्म अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का देना है वेक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का देना है, उसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सिर्फ बता देते हैं क्योंकि ये बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछता है, क्वेश्चन ही पूछना रहता है तो बस इससे पूछता है अपना एग्ज़ाम में पूछता है। ये आई है और ये आपका आर है। तो यहाँ पर अगर n1 है, ये n2 है, और ये i का यूनिट वेक्टर है, ये r का यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफाइन होता है n1, यहाँ पर होता है i क्रॉस n कैप और बराबर n2 यहाँ पर होता है r क्रॉस n कैप। बस याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछते हैं तो इस तरीका से n1 i क्रॉस n एंड n2 r क्रॉस n, इस तरीका से। और ये i क्या है, तो अगर i कैप को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है along इंसिडेंट रे।
एंड यहाँ पर आर कैप को देखा जाए तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे, एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर एलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे है। एंड एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल लाइन, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल लाइन, एलॉन्ग नॉर्मल लाइन। तो इस तरीक़ा से आप कह सकते हैं। बस इस वेक्टर फॉर्म का सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। बाकी जिसको डेरिवेशन अगर देखना भी हो तो आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं इसका। अब बहुत ईजी कैलकुलेशन है, हम लोग सिंपल सा इसका जो काम का है, जो बोर्ड में आने लायक है और प्लस में जिससे हमारा काम बन सकता है बिना डेरिवेशन का, हम उसी पे काम करेंगे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि अब हमसे क्वेश्चन यहाँ पर किया इस तरीक़ा से कि मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है और आर का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, तो बताइए n2 क्या होगा, जबकि ये n1 है। तो बताइए हमारा n2 का वैल्यू क्या होगा। तो सोच के देखिए कि n2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम स्नेल्स लॉ यहाँ से लगा सकते हैं, n1 यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं साइन आई बराबर क्या लगा सकते हैं n2 साइन आर। तो n1 1 हो गया, साइन आई कितना हुआ 60 और यहाँ पर n2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और n2 यहाँ पर 1/2, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब इसी का खेला है, देख लीजिए कि कितना आसानी से ये सब खेला चल रहा है। अगर इसी में हम आपको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, जैसे बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन का, कि जैसे आपको यहाँ पर ऐसे बोलता कि मान लीजिए कि कोई लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है टुवार्ड्स द नॉर्मल भी चला जा रहा है, एंगल दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री एंड वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें वेलोसिटी दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आर भी निकालें और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालें। तो कुछ नहीं है, बस खाली ये रिलेशन का कमाल है। ये रिलेशन आप देखते जाइए, आपका कहानी बनते जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर आर निकालना है तो आपको हम बता चुके हैं कि V2 बटा V1 बटा अगर V2 है, V1 बटा V2 तो N2 बटा क्या होता है N1 होता है। अब V1 देखिए 2 है, V2 कितना है 1, N2 कितना है n निकालना है, N1 कितना है ये भी आपको निकालना है, क्योंकि N1 भी तो नहीं दे रखा है। हालांकि N1 उनवन का भी कोई लेना देना नहीं है, आप एंगल के साथ निकाल लें। यहाँ पर क्या होता है साइन आई बटा क्या होता है साइन आर होता है। तो जब तक आपका एक n नहीं दिया जाए ये नहीं पूछ सकता, ऊपर वाला दिया हुआ होना चाहिए। तो आप साइन आई बटा साइन आर निकाल लें। आप यहाँ से N2 सिंपल सा आप सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, आप आर निकाल सकते हैं। तो साइन आई का वैल्यू कितना हुआ, साइन आई का वैल्यू 60 हुआ और साइन आर का वैल्यू निकालना है आपको। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √3/2 है और ये वाला 2 और आ जाएगा। तो आई होप कि ये √3 बटा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स √3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे निकल चुका है। तो आपको इस तरीका से रेशियो में कोई एक दिया हुआ होना चाहिए तभी निकल सकता है। N1 दिया होता है N2 निकलेगा, N2 दिया होता है N1 निकलेगा। तो बहुत सारा पेयर इस तरीका से आपका हो सकता है। एक बार पॉज करके लिखिए, तब तक इंक थोड़ा भर लेते हैं। चलिए आइए, तो इससे रिलेट करके बहुत सारा सवाल आता है, हम ज़्यादा करा नहीं रहे हैं। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं, रिलेशन लगाते जाना है और बनाते जाना है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, एक वेक्टर फॉर्म वाला बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये इंसिडेंट रे है और इसका वेक्टर है AI + BJ और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल लाइन है, तो इसका n कैप मतलब ये j कैप हो जाएगा, दिया हुआ है इस तरीका से। और r का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा CI + यहाँ पर DJ कैप है, देख लीजिए ध्यान से। अब आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ABCD इस तरीका से, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी N1 और N2 दे रखा है।
तो आपको जब भी वेक्टर फॉर्म में दिया, अच्छा अगर मान लिया जाए यूनिट वेक्टर ना देता, आपको वेक्टर देता, तो क्या यूनिट वेक्टर हमको निकालने आता है? वेक्टर देता तो यूनिट वेक्टर निकालने आता है। तो सिंपल सा यूनिट वेक्टर अगर ना भी दे तो हम यूनिट वेक्टर निकालना जानते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में दे देता है तो लगाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ n1। यहाँ पर क्या होता है i क्रॉस n कैप n बराबर n2, यहाँ पर क्या होता है r क्रॉस n कैप होता है। तो देखिए n1 i कितना है, i है a i कैप b j कैप, और n कितना है, n यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n तो j कैप है बराबर n2, यहाँ पर है c i कैप d j कैप, ये हो गया, और क्रॉस j कैप। अब ध्यान से देखिए n1 i क्रॉस j क्या k होगा, a k, और j क्रॉस j 0, n2 क्या c क्रॉस i क्रॉस j k, तो c k कैप, और ये वाला 0, तो k कैप कैंसिल, तो n1 a बराबर n2 b। तो देखिए यहाँ से आप वेक्टर फॉर्म में अगर आप जानते हैं तो इस तरीका से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करके और भी छोटा छोटा सवाल जो जुड़ता है, इसी से रिलेशन से ही जुड़ता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए आइए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कोई मीडियम है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू नोट 1 प्लस एक्स बाई एल, जहाँ x है डिस्टेंस कब है बाई लाइट, डिस्टेंस कवर बाई लाइट। अच्छा इसका लेंथ कितना है, एल नोट है, ये वाला एल नहीं लो, एल नोट ही ले लो। इस तरीका से लाइट रे ऐसे नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मली है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्टेड रे भी 0 होगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये है फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट when it क्रॉस द मीडियम को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा इधर क्या है, एयर है, और इधर क्या है, एयर है, तो भाई इधर तो सी ही रहेगा ना। अच्छा इधर का स्पीड आप मान लीजिए भी, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस पूछ रहा है तो वेलोसिटी आना चाहिए, तभी तो dx बटा dt करेंगे। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये यहाँ से लेके यहाँ ये वाला दोनों में लगाएं, तो v1 बटा क्या होता है v2, और n2 बटा क्या होता है n1। अब v1 कितना है c, v2 भी निकालना है, n2 ये वाला हो जाएगा म्यू, और n1 कितना हो जाएगा 1, एयर का 1 होता है। तो v बराबर देखिए कितना आया, तो v बराबर आया c बटा म्यू, मेरे ख्याल से c बटा म्यू ही आएगा ना। v बराबर जो आएगा c बटा म्यू n2 v1 कितना था c, यहाँ पर v1 कितना था c, v2 कितना, अंदर में जो 2 है तो v2 कितना था v, बहुत बढ़िया। फिर n2 उल्टा होता है ना v1 में, यहाँ पर उल्टा होता था n2, तो n2 इसका हो जाएगा और n1 इसका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब v इधर कर दीजिए c ऐसे, अब v बराबर देखिए c, तो इस c और बटा में म्यू कितना है, तो म्यू है म्यू नोट 1 प्लस एक्स बटा एल नोट, ऐसे। तो एक काम करते हैं, इसको dx बटा dt कर लेते हैं, इसको dx बटा dt, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख सकते हैं म्यू नोट 1 प्लस एक्स बटा एल नोट। अब क्या कीजिए, x वाला पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, तो x वाला पार्ट को जब एक तरफ करिएगा तो आ जाएगा म्यू नोट 1 प्लस एक्स बटा एल नोट, और ये आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे c dt से। अच्छा टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, और किसी t टाइम पर जो निकालना है तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, एल नोट करना है यहाँ से यहाँ। अब सोचिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा ये वाला का, तो ये म्यू नोट और dx अंदर जाएगा, तो dx का कितना होगा x, कहाँ से कहाँ 0 से एल नोट,
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नोट तो इसके साथ भी होगा, तो म्यू नोट एल नोट, क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से एल नोट, और बराबर यहाँ पर क्या सी टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट एल नोट, और यहाँ पर जब पुट करिएगा तो म्यू नोट एल नोट का स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बटा में एल नोट, सॉरी 2 तो रहेगा पर एक एल नोट कैंसिल हो जाएगा, बराबर सी टी। तो t बराबर अगर देखा जाए तो 3 म्यू नोट एल नोट बटा 2 ए बटा सी। तो देख लीजिए यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो गया। कुछ नहीं है, बस आप लोग को सोचने का एक तरीका बदलना है, बिल्कुल ढंग से सोचना है कि भाई अगर एक डिस्टेंस टाइम पूछ दिया तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है, तो ऑब्वियस से रिलेट वहाँ करेंगे। तो थोड़ा सा ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था कि ताकि हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेट कर सके यहाँ पर भी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे रिलेट करके दो कॉन्सेप्ट और आपको हम बताते हैं, वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ढंग से याद रखना उस चीज़ को, तरीका को याद रखना कि किस तरीका से वेरिएशन करेगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर म्यू एक्स में वेरी कर रहा है, अगर हम इसी म्यू को अगर हम वेरी करा देते वाई में तो किस तरीका से सवाल बनता है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। चलिए आइए देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीका से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस वाई बटा 3 का पावर, पूरे के पावर हम ऐसे लिख देते हैं 1 बटा 2, ऐसे वाई के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वाई के अनुसार चेंज कर रहा है। ठीक है, वाई लिख दें या वाई स्क्वायर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि ये नॉर्मल लाइन हो गया मेरे लिए, यहाँ पर ऐसे ये नॉर्मल लाइन मान के चलना है एक जगह के लिए, हालांकि हर जगह नॉर्मल लाइन तो अलग अलग करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, ये थीटा है, तो ये थीटा जो है वो ऐसे बोला गया ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो गया। ध्यान से समझिए। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, और म्यू जितना ज्यादा क्या डेंसर मीडियम उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा म्यू डेंसर उतना ज्यादा। तो क्या रेयर से जब डेंसर में जाते हैं तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाते हैं। तो सोचिए अगर यहां पर देखेंगे तो जाना चाहिए था हमको इधर, और नॉर्मल लाइन तो इधर है, तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर हो जाएंगे, जाना चाहिए था इधर, उसके इधर आ जाएंगे नॉर्मल के तरफ, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर इस लाइन से तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, ये धीरे धीरे वैरी ना कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि म्यू कांस्टेंट है। तो हर केस में ध्यान से देखिए तो ये ऐसे टिल्ड होते जाएगा, ऐसे टिल्ड होते जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और चलते जाएगा, क्योंकि हर जगह नॉर्मल, ऐसे लाइन बना दिएगा तो और जाएगा, और आगे जाइएगा तो और इधर आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो ये बोला कि ये जो कर्व बन रहा है, ये इधर 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 ये साइड से ये साइड जाने में ये कर्व बन रहा है, इसका इक्वेशन फाइंड करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ path which is travel by light, जो कि ट्रेवल कौन कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। ये धीरे धीरे टिल्ड होते जा रहा है, धीरे धीरे टिल्ड होते जा रहा है, धीरे धीरे टिल्ड होते जा रहा है, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, एक काम कीजिए, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पे भी, और यहीं पे हम लोग को लगा लेना है स्नेल्स लॉ। अब बताइए यहाँ पर ये वाला कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर मान लेते हैं, तो ये वाला कितना होगा, क्या 90 माइनस आर होगा। तो दो इक्वेशन हमेशा यहाँ पर लगा देना है ऐसे क्वेश्चन में, एक स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इधर तो एयर है तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1 इंटू साइन 90, और इधर क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर का म्यू इंटू साइन आर। अब बताइए यहाँ से साइन आर का वैल्यू कितना आ गया, साइन आर का वैल्यू आ गया
1/μ। साइन आर का वैल्यू कितना आ गया 1/μ। अच्छा, एक इक्वेशन यहां से। दूसरा इक्वेशन, इस टेंजेंट का अगर ध्यान से देखें तो ये 90 माइनस आर स्लोप है। स्लोप कितना है, मतलब tan थीटा नहीं है यहाँ पर, tan 90 माइनस आर है। और क्या ये स्लोप y और x के साथ रिलेशन हो रहा है, तो क्या dy/dx हो जाएगा, याद कीजिए। यही दो इक्वेशन, पहला स्नेल्स लॉ, दूसरा ये। अब बताइए यहां से cot r बराबर क्या हो जाएगा dy/dx। अब एक बात बताइए, साइन r है 1/μ, तो बताइए ये p है और ये h है, तो b कितना होगा, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो b कितना होगा μ² - 1। तो बताइए cot r क्या होगा, तो क्या b/p, तो b कितना μ² - 1, और बटा में यहां पर क्या हो जाएगा b/p 1, तो रूट अंडर μ² - 1। अच्छा, एक काम और थोड़ा सा इजी करते हैं, इसको हटाते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आप यहां से cot r का वैल्यू पुट करिएगा तो रूट अंडर क्या μ² - 1 बराबर क्या dy/dx। अब μ² का वैल्यू पुट करिए यहां से, तो इसका स्क्वायर मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला जो है स्क्वायर करिएगा तो ये रूट खत्म ना हो जाएगा, ये वाला रूट खत्म होगा, ये वाला पूरा रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखिएगा μ² में, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 + y/3 और -1 लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर देते हैं यहाँ पर कि y/3 का भी स्क्वायर रख लीजिए, तो और ज़्यादा देखिए आसानी से बनेगा। तो y/3 का स्क्वायर रख लीजिएगा, तो देखिए ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, म्यू का वैल्यू रखिएगा तो ये तो स्क्वायर वाला हटा देगा। अब इक्वल टू क्या कर लीजिए dy/dx कर लीजिए। अब इस चीज को ऊपर देखिए, अब ये y/3 का स्क्वायर का रूट है, तो बाहर में क्या निकल जाएगा y/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखिए dy/y और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/3 dx। अब इसको लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट जब रखिएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग से यहाँ पर देखा जाए तो क्या रख सकते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू dy/y बराबर 1/3 dx हो जाएगा। तो हमको निकालना है किसी जनरल y के लिए, अगर y² भी रहता वहाँ पर dy/dx के जगह, तो देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। देखिए हम लोग अपने मन से इक्वेशन लिए हैं, इस इक्वेशन का थोड़ा सा और कुछ ना कुछ होना चाहिए था ताकि चीज़ों आसानी से हो सके, डील हो सके। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर y का वैल्यू स्टार्टिंग में जब 0 था तो x का वैल्यू भी क्या था 0 था, और या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला को क्या लिख सकते हैं 1/y का लिख सकते हैं ln y, और इधर क्या लिख सकते हैं क्या x/3 और प्लस में c लगा दीजिए, प्लस में क्या लगा दीजिए c, क्योंकि अगर आप 0 से y लिखेगा तो ln 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि ये वैलिड नहीं है, इस चीज का नहीं है। आपको इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पर 1/y क्या हो जाएगा ln y बराबर क्या हो जाएगा x/3 और प्लस में c इसीलिए लगा दी क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ पर उस तरीका का कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं दिया। आप लिमिट यहाँ पे नहीं पुट करिएगा, क्योंकि ln y में ln y तो ठीक था, लेकिन जब 0 पुट करिएगा तो ln 0 का वैल्यू कितना होता है, ln 0 का वैल्यू कितना होता है, डिफाइन होता है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ln y का वैल्यू अगर ध्यान से देखिए ln 0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर log x का ग्राफ इस तरीका से होता है, log x का ग्राफ आपका इधर ही होता है ना, ये x है और ये y है, तो y = log x। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू लगभग 0 ही रहता है, तो देखिए डिफाइन अनडिफाइन हो रहा है कि नहीं डिफाइन हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग को इसमें जाना नहीं है, बस सिंपल सा इस तरीका से इक्वेशन लिख देना। पूरा का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। हमको एक बार स्नेल्स लॉ लगा के आर और म्यू में रिलेशन
और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, कॉट आर बराबर dy बटा dx, यही दो इक्वेशन याद रखना है। एक कॉट आर, हर बार कॉट आर बराबर dy dx, और दूसरा कौन सा, स्नेल्स लॉ। यही दो इक्वेशन से हमारा बन जाएगा। ये तो डाटा हम अपना मन से लिए हैं, देखें कुछ चेंज भी किए ताकि आपको आसान हो। ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है, पर इसको सेट करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो आप इस तरीका से सेट कर सकते हैं। दो ही तरीका, एक स्नेल्स लॉ, हमेशा ये वाला यूज करें, और दूसरा ये यूज करें। ये दो से आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इससे उल्टा भी पूछ सकता था। इसका उल्टा क्या पूछ सकता था, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया जाए ये उल्टा ऐसे पूछता, ध्यान दीजिए कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ ऐसे, और फिर ये लाइट रे ऐसे गया, तो इसका इक्वेशन इस बार दे देता y स्क्वायर 4ax, ऐसी इक्वेशन ही दे देता कि ये इसका इक्वेशन है, या फिर x इक्वल टू 4ay, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसका पावर 1 उसी का सिमेट्रिक होता है। अब बोलता कि बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, तो हमको कुछ नहीं करना है, अभी भी ये 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, अभी बताए थे साइन आर बराबर क्या 1 बटा म्यू, और दूसरा क्या होगा कॉट आर बराबर, अभी डिफाइन किए थे, कॉट आर बराबर क्या होगा dy बटा dx। अब सोचिए कॉट आर बराबर dy बटा dx, तो यहां से y बराबर क्या x स्क्वायर बटा 4 है। अब dy बटा dx कितना हो जाएगा, क्या 2x बटा 4 है, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया x बटा 2 है। अब यहाँ पर x बटा dy बटा dx कितना हो गया, x बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या x बटा 2a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉट आर बराबर कितना आ गया, x बटा 2 है, क्योंकि y का x स्क्वायर बटा x स्क्वायर बराबर 4ay है, तो y बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर बटा 4 है, तो dy बटा dx कितना होगा, तो x बटा 2 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर कॉट आर आ गया, अच्छा कॉट आर आ गया, तो साइन आर का से कॉट आर तो अभी हम निकालना सीखे थे, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 x बटा 2 है। अब देखिए यहाँ से म्यू नहीं निकल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर बराबर, या हटा दीजिए तो क्या 1 प्लस x बटा 2a का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए म्यू बराबर रूट अंडर 1 प्लस x बटा 2a का क्या स्क्वायर आएगा कि नहीं, देखिए खड़ाक से निकल गया। बस दो इक्वेशन हमेशा याद रखना है, ये और ये, बार बार उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीका से आए ये दो इक्वेशन सोच लें, कॉट आर बराबर dy बटा dx, क्योंकि यहाँ पर तो आना ही आना, r इधर से होगा तो इधर tan 90 माइनस r dy बटा dx, एक a और एक a, ये दोनों का हम लोग को रिलेट कर लेना। बाकी इक्वेशन दे रखा तो वहाँ से dy बटा dx निकाल के यहाँ पे पुट करें म्यू निकल जाएगा। और अगर म्यू दे रखा है तो आप यहाँ से म्यू का, ये म्यू दे रखा है, यहाँ पर म्यू दिया होता तो भी x और y को सेपरेट करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू का वेरिएबल से रिलेट करके देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल आता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अब हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं। आइए, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से जो डेविएट करता है। जैसे सोचिए, अगर मान लेते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, आर और डी लिखते हैं, रेयर मीडियम से कहाँ आ रहा है, डेंसर मीडियम में, तो क्या बताए थे, क्या वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो ये अगर आई है और ये आर है, जाना चाहिए था इधर, चला या इधर, यही ना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो सोचिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या, ये टोटल एंगल कितना है आई, और ये वाला एंगल कितना है आर, तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो आई माइनस आर होगा, खत्म। एंगल ऑफ डेविएशन देखिए कितना होगा, आई माइनस आर। आई जैसे जैसे बढ़ाइएगा, इधर देखिए आई जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे क्या मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आर भी बढ़ेगा, आर जैसे जैसे इधर आएगा क्या एंगल ऑफ डेविएशन बढ़े, आर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टेड रे बढ़ेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये वाला क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। उस तरीका से आप देख सकते हैं। अच्छा अगर मान लेते हैं डेंसर से रेयर आता
तो डेंसर से रेयर आता तब क्या होता, तो जाना चाहिए था इधर, अब क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला एंगल आपका क्या है आई। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला ना हुआ, यहाँ से जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में क्या होगा आर माइनस आई। इस केस में जब डेंसर से आपका रेयर आता है तो उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस आई का फॉर्म में होता है। तो देख लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका कि डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, हालांकि रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद देख लेंगे कि रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर आ रहा है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेट करके क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का जो वैरायटी है वो कितने तरीका से आता है। चलिए आइए पहले नॉर्मल सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल लाइन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये √3 है, ये आपका आई है, आई 60 डिग्री है, आई कितना है 60 डिग्री। तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। आर के लिए क्या स्नेल्स लॉ यूज करना होगा, तो 1 इंटू यहाँ से देखिए 1 इंटू क्या कर लीजिए साइन 60 और √3 इंटू क्या कर लीजिए साइन आर, तो √3 बटा इधर 2 हो जाएगा और इधर √3 हो जाएगा, तो साइन आर, तो मेरे ख्याल से आर का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 30। अच्छा जाना चाहिए था क्या इधर, लेकिन आ गया इधर इतना, तो यही ना डेविएट हुआ, तो टोटल एंगल कितना हुआ 60। यहाँ से यहाँ अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट से ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 और ये कितना 30, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, तो आंसर कितना होगा 30। और ऐसे भी आई माइनस आर कर सकते हैं, क्योंकि रेरर से कहाँ जा रहा है डेंसर, जिसका म्यू ज़्यादा उस डेंसर मीडियम और जिसका म्यू कम और रेरर मीडियम। अच्छा ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, तो इस तरीका से हम यहाँ पे ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए लाइट रे आया, ये इंसिडेंस है, आई है, रिफ्रैक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों हुआ, ये दोनों का बीच का एंगल बोला 90 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। तो यहाँ पर बोला कि फाइंड आई निकाल कर बताएं, जबकि ये 1 और ये √3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और √3 है। तो सिंपल सा अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा आई, तो बताइए ये वाला कितना होगा, तो 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा आई, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा। देख लीजिए यहाँ से ऐसे कर ले, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तब पूछा कि आई बताइए। तो स्नेल्स लॉ जब लगाइएगा तो 1 इंटू कितना होगा साइन आई होगा, और यहाँ पर जब लगाइएगा तो √3 इंटू कितना होगा साइन 90 माइनस आई होगा। तो आप देख सकते हैं साइन आई बराबर √3, क्या इसको हम कॉस आई लिख सकते हैं, तो कॉस साइन आई बटा कॉस आई कितना होगा tan आई √3, तो आई बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ से आप इस तरीका से मेंशन कर सकते हैं कि आई जो होगा 60 और 90 माइनस आई करेंगे तो 30 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये आई 60 और ये 30 ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जैसे एंगल ऑफ डेविएशन और भी अलग अलग तरीका में हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्शन का जो कहानी से एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीका से कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसका नॉर्मल लाइन तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर ऐसे है कि ये भी ऐसे है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये √3 है और ये 1 है। अब लाइट रे इसको ऐसे गया 60 डिग्री पर, यहाँ से इंसिडेंस हुआ, तो क्या ये जो है जाना चाहिए था इधर। यहाँ पर नेट डेविएशन फिर से पूछ रहा है कि नेट डेविएशन बताएं कितना नेट डेविएशन होगा आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। यहाँ पर 2 रिफ्रैक्शन होने वाले, एक यहाँ और एक इधर, देखिएगा कैसे। तो अगर ध्यान से देखिएगा जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या ये रेरर है और ये डेंसर है, तो रेरर से डेंसर जाता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल मेरे लिए यही ना हुआ। इस केस में रेडियस स्फेरिकल सरफेस में रेडियस जो होता है वही नॉर्मल होता है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब इधर, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे
क्योंकि नॉर्मल लाइन से ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो क्या आर का वैल्यू अभी निकाले थे 30 डिग्री, जब यूज करेंगे 1 साइन 60 बराबर √3 साइन आर, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अच्छा, फिर से अगर नॉर्मल आप बनाइएगा तो नॉर्मल लाइन तो यही है। अगर फिर से हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं तो हमारे लिए नॉर्मल लाइन ये वाला ना हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला दूरी और ये दूरी सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए इस सरफेस के लिए क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब देखिए इसको जाना चाहिए था अगेन इधर जाना चाहिए था ना, और ये वाला नॉर्मल लाइन है। सोचिए, तो ये डेंसर है रेरर है, तो डेंसर से जब रेरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कुछ इधर जाएगा, इस तरीका से कुछ इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर डेविएशन नंबर ये del1 है, इसको जाना चाहिए था इधर, तो ये del2 है डेविएशन। अब सोच के ये देखना है कि यहाँ पर जब बाहर जाएगा तो बाहर का रिफ्रैक्टेड एंगल R2 कितना होगा, ये अगर R1 है तो R2 कितना होगा। तो फिर से स्नेल्स ला √3 इंटू साइन 30, यहाँ पर एक बार और स्नेल्स लगा देंगे, और 1 इंटू साइन R2, तो √1/2, तो मेरे ख्याल से R2 का वैल्यू अगेन 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा ये डेविएशन देखिए क्लॉकवाइज, ये भी डेविएशन देखिए क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन क्या दोनों जुड़ जाएगा del1 प्लस del2। अब बताइए del1 कितना, तो ये अगर 60 है तो ये टोटल 60 होगा। अगर ये टोटल 60 है तो 60 में से ये 30 घटाइएगा तो ये 30 ना बचेगा, तो ये 30 डिग्री। यहाँ भी टोटल कितना है 60 है, और ये कितना है ये 30 है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला भी एंगल 30 होगा। तो ये 30 है तो ये 30 है, तो टोटल 60 है, ये 30 है, तो डेविएटेड कितना हुआ 30 हुआ, तो ये 30 हो गया। तो टोटल नेट 60 डिग्री क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका क्या है एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ क्या है डेविएशन है कि किस तरीका से एंगल ऑफ डेविएशन करते हैं। बहुत सारा सरफेस हो तो हर सरफेस पर आप अलग अलग निकालें, अलग अलग सोचें उस पर, और उसके बाद उस पर डील करें। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंगल ऑफ डेविएशन का। अब हम लोग जो करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करके लिख लीजिए। डेविएशन का कहानी क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेट करके एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ होता है जो कि अभी नहीं, हम लोग एक साथ एक ग्राफ इसका पढ़ेंगे जिससे आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जेईई एडवांस में खास करके इससे क्वेश्चन आता है। फिलहाल के लिए अभी हम उसको ग्राफ को नहीं बता रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपैरेंट डेप्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपैरेंट डेप्थ। हम फिर से इसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं। अपैरेंट डेप्थ क्या होता है अपैरेंट डेप्थ देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, अपैरेंट डेप्थ हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे फास्ट बनाते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन हम कैसे फास्ट बनाते हैं, इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ना बोर्ड में पूछता है ना कहीं पूछता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं डेरिवेशन। जो बोर्ड में पूछेगा वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से कोई आदमी या कोई भी चीज़ देख रहा है ऐसे, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को जो कि ये डी है, ये रियल डेप्थ है, पर रियल में क्या यहाँ दिखाई देगा ये रेरर है और ये क्या है डेंसर है। तो जब भी देखिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं, जब भी आप रेरर से डेंसर में देखते हैं वो तो थोड़ा सा रियल डेप्थ से वो कम दिखाई देता है, मतलब वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों, जैसे देखिए ये वाला लाइट रे अगर एक कहानी बता ही देते हैं, जैसे लाइट रे ऐसे गया तो ये डेंसर है और ये रेरर है, तो जाना चाहिए था लाइट रे ऐसे, पर डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इधर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है इधर आंख ये पूरा में है, ऐसा लगता है आंख को कि ये लगभग यहाँ से ही आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखाई देने लगता है। हम ज़्यादा फिर इस पे नहीं जा रहे हैं, इसी को अपैरेंट डेप्थ कहते हैं। और हमेशा सरफेस से ही डेप्थ लिया जाता है, चाहे रियल डेप्थ हो चाहे अपैरेंट डेप्थ हो। ये डी का निकालना है, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये n2 है और ये डेंसर मीडियम है,
याद रखिएगा ये डेंसर मीडियम है, तो अगर आप रेयरर से देख रहे हैं और डेंसर में देख रहे हैं तो डायरेक्ट निकालने का क्या होता है कि ये वाला डेप्थ कम जाता है ना, ये वाला डेप्थ क्या हो जाता है, कम जाता है। तो सिंपल सा टोटल ये कमेगा कब, तो ऊपर में कम वाला रखेंगे और नीचे में ज़्यादा वाला रखेंगे, तभी ना कमेगा ये वाला। रियल में N2 तो ज़्यादा है ना, इस केस में N2 ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो N2 ज़्यादा है। तो सोचिए कि ये D है, अब इससे कम दिखना चाहिए, तो कम कब दिखाई देगा, जब ऊपर कम रखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे ज़्यादा रखेगा, डायरेक्ट एकदम। जब भी रेयर से डेंसर में देखें तो थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन यही अगर डेंसर से रेयर में देखते हैं, अगर मान लिया जाए ऐसे, मान लिया जाए ये पानी है और ये यहाँ पर आपका इस तरीक़ा से फीस है यहाँ पर, और ये फीस जो है यहाँ पर एक जो है आपका पक्षी को ऐसे देख रहा है, जो कि ये रियल डेप्थ D है और ये फीस देख रहा है, तो ये आपका क्या है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है। पर ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, पर देख कहाँ से रहा है, डेंसर से। कहाँ देख रहा है, रेयर में, तो ये यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ये थोड़ा ऊपर, ये विथ रिस्पेक्ट टू फीस के रिस्पेक्ट में जब फीस देखेगा तो ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहते हैं। अच्छा, ये ज्यादा दिखाई देगा कब, देखिएगा रेयर से डेंसर में देखिएगा तो कम दिखाई देगा, और कम दिखाई देगा मतलब कम वाला ऊपर, और जब डेंसर से रेयर दिखाई देगा तो ज्यादा दिखाई देगा, तो ज्यादा वाला ऊपर। तो डीडेक्स में ज्यादा कौन होगा, जो रेयर में होगा, ये N1 है और ये N2 है, तो यहाँ पर ज़्यादा कौन होगा, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कौन होगा, N2, तो रियल डेप्थ इंटू N2 और बटा में क्या हो जाएगा, N1, सिंपल सा डीटेक्स। कुछ नहीं आगे पीछे देखना है आपको, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल आता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि क्या होता है कैसे होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको से एक एक सवाल, यहाँ तक एडवांस तक का सवाल भी आप इससे बना सकते हैं बिना कोई झिझक के। डायरेक्ट एकदम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मतलब सॉरी नीचे से नहीं, डेंसर से रेयर देख रहे हैं, डेंसर में ऑब्जेक्ट है, रेयर से हम देख रहे हैं डेंसर में, रेयर से देख रहे हैं डेंसर में, तो कम दिखाई देगा, तो कम दिखाई देगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर कम वाला होगा। और अगर हम डेंसर से देख रहे हैं कहाँ, रेयर में, तो थोड़ा ओरिजिनल से ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो और ज़्यादा वाला ऊपर होगा। बस यही कर लेना, आपका अपरेंट डेप्थ हर केस में आ जाएगा। इससे रिलेट करके आपको अगले क्लास में और भी ज़्यादा सवाल कराया जाएगा, और भी डीपली सवाल कराया जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ में, जैसे कि इसमें हम आपको प्लेन मिरर जोड़ेंगे, कॉनकेव मिरर जोड़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर जोड़ेंगे, तरह तरह का सवाल इसमें जोड़ा जाता है, जिससे आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में आसानी से सवाल डील हो सकता है। बहुत ही ईजी, जेईई एडवांस में भी मतलब लगभग 30 से 40 सेकेंड में आप अच्छे सवाल को आप डील कर सकते हैं, जो कि आपको 2 से 4 मिनट कम से कम लगता है सवाल। अगर इस तरीके का सवाल आप डील करें तो पहले डायग्राम बताएं, फिर उसका ये करें, फिर याद रखें, फिर ये करें, वो करें, कुछ वो ऐसा याद नहीं रखना है। सिंपल सा आपको ये देखना है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। अगर रेयर से देख रहे हैं डेंसर में तो कम दिखाई देगा रियल से, और अगर आप डेंसर से देख रहे हैं रेयर में तो रियल से ज़्यादा हाइट दिखाई देगा, और उसके हिसाब से हम अपरेंट डेप्थ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेट करके अगले क्लास में बाकी सवाल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।